भारत पाकिस्तान के सरहद पर दोस्तों एक दिन दो बहुत ही खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान का सरहद पार करके भारत में घुस जाते हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ था दोस्तों कि एक फौजी अपने कर्नल के पास जाता है, कहता है कि सर मुझे 30 दिन की छुट्टी चाहिए। कर्नल थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उस फौजी से कहते हैं कि मैं तुम्हें छुट्टी तो दे दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हें इतने दिन की छुट्टी क्यों चाहिए। फौजी कहता है कि सर मुझे एक शादी के लिए एक लड़की देखने जाना है, अगर वो लड़की मुझे पसंद आ जाती है तो मैं उसी से शादी कर लूँगा और मैं फिर वापस ड्यूटी पर चला आऊँगा। इतना बात जैसे ही कर्नल सुनता है वह और मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें 30 दिन की नहीं बल्कि 41 दिन का छुट्टी देता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते तुमने जो कार्य किए थे वो बहुत ही सराहनीय थे। दोस्तों फौजी मुस्कुराता है और अपने एक अजीज मित्र के साथ वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों वो फौजी किन्हीं कारणों से अपने घर ना पहुंचकर सीधे राजस्थान पहुंच जाता है और राजस्थान में जिस रेलवे स्टेशन पर वह उतरता है वह देखता है कि वहां पर एक बहुत ही विशाल मेला लगा था। उस मेले में दूर दूर से लोग आ रहे थे और हजारों लोग वहां पर दुकान लेकर बैठे थे। मेले के अंदर जब वह फौजी जाता है तो देखता है कि एक तरफ पुरुष अपना दुकान लेकर बैठे हैं और एक तरफ महिलाएं अपना कॉस्मेटिक का सामान बेच रही हैं और तो और कोई खिलौना बेच रहा है। इतने में ही जब वह फौजी महिलाओं के लाइन में थोड़ा सा दूर जाता है तो उसे एक औरत दिखती है, एक महिला दिखती है जिसके सर पर थोड़ा सा पल्लू रहता है और उसके हाथ में दो खिलौना रहता है और वह चिल्लाती है कि 10 रुपए खिलौने साहब, 10 रुपए खिलौने ले लो। जैसे ही आवाज वह फौजी सुनता है बहुत ही आश्चर्य हो जाता है और वह महिला के करीब जाने की कोशिश करता है। महिला के करीब जब जाकर उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वह फौजी आश्चर्य हो जाता है और जब महिला उस फौजी का चेहरा देखती है तो अचानक से डर जाती है और अपना पल्लू वह नीचे गिरा लेती है और सर से उसका चेहरा नीचे हो जाता है। आखिरकार दोस्तों वह महिला कौन होती है, क्यों वह फौजी को देखकर डर जाती है, जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि जो फौजी हमारे लिए दिन रात सरहद पर डटे रहते हैं उस फौजी के साथ भला इतना बड़ा धोखाधड़ी कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को यहाँ पर नीचे सफेद बटन पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, साथियों आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तराखंड की है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 2012 की। एक बहुत ही छोटा सा परिवार उत्तराखंड में रहता है जहां पर एक अरविंद नाम का लड़का रहता है। उस लड़के का उस बूढ़े माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं होता है और वह बचपन से ही यही सोचता है कि मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसीलिए दोस्तों वह अरविंद बचपन से ही फौज की तैयारी करने लगता है और जब उसकी उम्र हो जाती है तो एक दिन फौज में ही उसका चयन हो जाता है। चयन होने के बाद दोस्तों अरविंद की पहली पोस्टिंग अंबाला में हो जाती है। अंबाला में नौकरी पाने के बाद अब उसके बूढ़े माँ बाप सोचने लगते हैं कि बेटा तो नौकरी पा गया है, अब एक अच्छी सी लड़की देखकर बहू ले आएं जिसके बाद हम लोगों का जीवन संपन्न हो जाए। दोस्तों उसके बूढ़े माँ बाप उस लड़के के लिए शादी ढूंढने लगते हैं तो एक लड़की मिलती है उन्हें जिसका नाम अर्चना होता है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन दोस्तों अंदर की बात कोई नहीं जान रहा था कि वह लड़की कैसी है। दोस्तों जब वह फौजी यानी कि अरविंद उस अर्चना को देखता है तो वो भी पसंद कर लेता है और एक दिन ये दोनों शादी रचा लेते हैं और अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। दोस्तों जो अरविंद होता है वह छुट्टी पर आया था शादी रचा कर। जब उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है तो वह अपने जब ड्यूटी पर जाने लगता है तो पता चलता है कि उसकी जो पोस्टिंग थी अंबाला में वह वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जम्मू कश्मीर चली गई है। अब वहाँ से अरविंद जम्मू कश्मीर चला जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी पत्नी से दूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों अरविंद लगातार अपनी पत्नी यानी कि अर्चना के पास फोन किया करता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और अर्चना को अपने पति की जब याद सताने लगती है तो वह किसी दूसरे लड़के की तलाश में निकल जाती है, क्योंकि वह सब्र नहीं कर पाती है।
हालांकि दोस्तों अर्चना की जो कैरेक्टर है वो पहले से ही डाउन रहती है। मायके में भी उसके कई सारे बॉयफ्रेंड होते हैं और उन्हीं बॉयफ्रेंडों में से वह बातचीत करना शुरू कर देती है, जिसका नाम राघवेंद्र होता है। दोस्तों साल भर वह उस लड़के से जब बात करती है तो उसके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से शक्का खाते हैं कि मेरी बहू किसी लड़के से, किसी अनजान लड़के से बात कर रही है। और ये बात जब अरविंद से कहते हैं तो अरविंद इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि जो इंसान फौज में रहते हैं वो इन सब बातों को थोड़ा सा इग्नोर करते ही चलते हैं। और अरविंद अपने बाप से कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अर्चना को समझा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। दोस्तों साल भर के बाद फिर जब अरविंद अपने घर आता है, अपनी बीवी से मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी बीवी चेंज हो गई थी, बदल गई थी। दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है अर्चना, वह सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरा कोई चारा नहीं चलेगा और लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते ही रहेंगे। इसीलिए वह अरविंद से कहती है कि देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जो हैं वो मुझे बहुत सताते हैं, मुझसे दिन भर काम करवाते हैं और मुझे उल्टा सीधा बोलते भी हैं। मैं थक जाती हूँ लेकिन फिर भी मुझे आराम करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों जितना भी बात वह अरविंद से कहती है सब कुछ झूठ होता है। अब अरविंद को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि मैं अपनी पत्नी का बात मानूं या अपने बूढ़े माँ बाप का। अंत में दोस्तों अरविंद जो होता है वह अपनी पत्नी को लेकर अपनी पत्नी के कहे अनुसार शहर में चला जाता है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि खुद का जमीन ले ले। इसीलिए वह एक फ्लैट लेता है और उसी में ये दोनों रहने लगते हैं। लेकिन जब अरविंद की जो छुट्टी थी वह खत्म हो जाती है और वह जब दोबारा अपने ड्यूटी पर यानी कि जम्मू कश्मीर चला जाता है, तब उसकी पत्नी एक दिन उसके पास फोन करती है और कहती है कि जो पंखा है वह बिगड़ गया है, चल नहीं रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है। इतने में ही अरविंद कहता है अच्छा तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी से इलेक्ट्रीशियन का नंबर लेकर घर पर भेज देता हूँ, वो आएगा बनाकर चला जाएगा। दोस्तों वह फौजी नंबर लेता है और उस इलेक्ट्रीशियन से घर का एड्रेस भी दे देता है और कहता है पंखा बनाना है, बना देना जाकर। वह इलेक्ट्रीशियन जब अर्चना के रूम पर आता है तो पंखा जब बनाने लगता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों अर्चना का तो कैरेक्टर पहले से ही लेस रहता है और जब उसको देखती है तो वो मन ही मन उसके प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, क्योंकि जो लड़का था थोड़ा सा हैंडसम होता है और हट्टा कट्टा भी होता है। इसीलिए वह उसका नंबर ले लेती है और अगले ही दिन फिर अपने आप से पंखा बिगाड़ कर उसके पास फोन करती है और धीरे धीरे उसका आना जाना शुरू हो जाता है। ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। अब दोस्तों जब अरविंद अर्चना के पास फोन करता है तो अर्चना उसके कॉल को रिसीव नहीं करती है, हमेशा उसे इग्नोर करती रहती है। अब इधर अरविंद परेशान हो जाता है, एक एक हफ्ते हो जाते हैं, दो दो हफ्ते हो जाते हैं, अर्चना उसका फोन ही नहीं उठाती है। और इधर वह अपने बॉयफ्रेंड यानी कि नए नए जो इलेक्ट्रीशियन आया था उसके साथ वह अपने कमरे पर रंगरलियां मनाती है। दोस्तों यह बात जब धीरे धीरे साल भर तक हो जाता है तो अर्चना होती है वह कहीं ना कहीं फौजी को भूल चुकी थी। अब वह उससे बात भी नहीं करती है और उसे देखना तक भी नहीं चाहती थी। दोस्तों साल भर के बाद जब अरविंद अपने फ्लैट पर आता है तो देखता है घर पर ताला लगा है और जब इधर उधर पूछने की कोशिश करता है तो पड़ोसी कहते हैं कि दरअसल बेटा पहले कुछ दिन पहले ये लड़की हमेशा के लिए गायब हो गई, एक इलेक्ट्रीशियन आता था इसके घर, रातों रातों तक रहता था, शायद ये उसी के साथ भाग गई हो। इतना बात सुनते ही वह जो फौजी होता है अरविंद वह रोने लगता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। सारी घटनाओं को अपने बूढ़े माँ बाप को सुनाता है तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा मैंने पहले ही तुमसे बताया था कि बहू का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और बहू को लेकर शहर चले गए। रोते रोते फौजी 2-3 दिन में ही फिर वापस अपने ड्यूटी पर यानी कि जम्मू कश्मीर में चला आता है। दोस्तों वह अपने बूढ़े माँ बाप से लगातार बात कर ही रहा था कि एक दिन उसकी माँ कहती है कि बेटा कब तक कैसे अकेले रहोगे, मैंने एक लड़की देखी है जो बहुत ही अच्छी है, सुशील है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूं। अरविंद कहता है ठीक है माँ, मैं जल्द ही छुट्टी लेकर घर वापस आऊंगा और अब आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। अच्छा तो दोस्तों मैंने कहानी के शुरुआत में ही बताया था कि पाकिस्तान के 2 खूंखार आतंकवादी भारत की सरहद में घुस चुके थे। अब यही आतंकवादी भारतीय सैनिकों पर हमला करने लगते हैं, उन पर चोरी चोरी अटैक करने लगते हैं। दोस्तों एक टुकड़ी जब उन आतंकवादियों को मारने के लिए भेजी जाती है
तो एक भारत का सैनिक जो होता है वह शहीद हो जाता है, जिसके बाद उस टुकड़ी में अरविंद भी रहता है। उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अरविंद अपनी चालाकी और साहस भरी बुद्धिमत्ता से उन दो खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर देता है, जिसके बाद अरविंद की बहुत ही प्रशंसा होने लगती है और जो कर्नल होते हैं वो भी अरविंद से बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये मामला जब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो 1 से 1.5 हफ्ते में अरविंद जब अपने कर्नल के पास जाता है कि सर मुझे शादी के लिए लड़की देखने जाना है और मुझे 30 दिन की छुट्टी चाहिए, तब कर्नल जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुमको 11 दिन का और बोनस में छुट्टी देता हूँ। जाओ तुम अपना अच्छे से शादी करके तब यहाँ पर वापस आना। जिसके बाद दोस्तों, जो फौजी होता है अपने मित्र के साथ अपने घर यानी कि उत्तराखंड के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही जो उसका दोस्त होता है कहता है कि देखो यार अरविंद, मैं तुम्हारे घर बहुत बार गया हूँ, तुम मेरे घर नहीं आते हो और हमेशा कहते हो कि ठीक है आऊँगा आऊँगा, लेकिन तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, तुम नहीं आ पाते हो। लेकिन आज तो तुम्हें बोनस में 41 दिन की 30 दिन की जगह पर 41 दिन की छुट्टी मिल गई है। ऐसा करो कि मेरे गांव में बहुत ही बड़ा बहुत ही विशाल मेला लगा है और ये मेला बहुत ही प्राचीन है, चलो 2-3 दिन मेरे गांव ही घुमाओ। अरविंद भी जब इस बात को सोचता है तो कहता है हाँ यार, इसके घर तो मैं बहुत दिन से जाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, और तो और मुझे आज 11 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई है, तो क्यों ना इसके गांव ही 2-3 दिन के लिए मैं घूमाऊँ। दोस्तों, वो लोग अब उत्तराखंड नहीं जाकर राजस्थान के लिए रवाना हो जाते हैं और राजस्थान में जिस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं वहीं पर एक बहुत ही विशाल मेला लगा था, जहां पर हजारों दुकान लगी थी। दूर दूर से लोग उस मेले को देखने के लिए आ रहे थे। दोस्तों, ये लोग घर जाते हैं फ्रेश होकर। जब शाम को मेले की तरफ जब बढ़ते हैं और मेले के अंदर जब अरविंद जाता है तो देखता है वहां पर पुरुष भी अपनी दुकान को लेकर बैठे हैं और महिलाएं भी अपनी दुकान को लेकर बैठी हैं, जिसमें कुछ महिलाएं कॉस्मेटिक का सामान बेच रही हैं तो कुछ महिलाएं खिलौने बेच रही हैं। अरविंद थोड़ा सा और अंदर जाने का जब कोशिश करता है तो उसे एक महिला का आवाज सुनाई देता है जो अपने माथे पर थोड़ा सा पल्लू को लटकाई थी और वह चिल्ला रही थी कि खिलौने ले लो साहब, 10 रुपए में खिलौने ले लो। उसके हाथ में 2 खिलौने होते हैं और वही चिल्ला चिल्ला कर बेच रही थी। दोस्तों, जब अरविंद को इस आवाज को जब सुनाई उसके कान में पड़ता है तो वह बहुत ही आश्चर्य हो जाता है और जब आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है और जब उसका चेहरा इसे हाथ में लेकर जब उठाता है तो देखता है ये तो कोई और नहीं बल्कि उसकी भागी हुई पत्नी होती है अर्चना, जो 1 से 1.5 साल पहले उसको छोड़कर किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ भाग चुकी थी। दोस्तों, जैसे ही अर्चना अपने फौजी पति को देखती है वह डर जाती है, शर्मा जाती है और शर्म के मारे अपना चेहरा नीचे कर लेती है। अरविंद उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई है, तुम किसके साथ भागी थी और वह वो कहाँ है। दोस्तों, अर्चना रोने लगती है, कहती है कि उसने तो मुझे मुंबई में ले जाकर बेच दिया था, मैंने बचते बचाते यहाँ तक पहुँचा है और मैं 2 वक्त की रोटी के लिए अब ऐसे ही मेलों में घूम घूम कर खिलौने बेचा करती हूँ। दोस्तों, इतना बात जब अरविंद सुनता है तो वह बहुत ही भावुक हो जाता है और उससे कहता है कि देखो आज तुम्हारी हालत कैसी है और जब तुम मेरे साथ थी तब तुम्हारी हालत क्या थी। मैंने तुम पर इतना ज़्यादा भरोसा किया था कि अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उस लड़के के साथ भाग गई और आज तुम्हारी ये हालत हो गई। अब इतना बातचीत जब उसका दोस्त सुनता है जो उसके साथ आया था तो वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि ये कोई और नहीं, जो अरविंद की भागी हुई पत्नी है, जो कुछ दिन पहले ही एक किसी लड़के के साथ भाग चुकी थी। दोस्तों, वो बहुत ही होशियार आदमी होता है जो उसका दोस्त होता है। वह तुरंत वहां से उस महिला को उठाता है, कहता है कि उठिए भाभी जी उठिए यहाँ से, चलिए आप लोग, और जाता है एक कुल्फी की दुकान पर। सबको तीनों लोग बैठ जाते हैं। वहां पर जब बातचीत शुरू होता है तो जो महिला होती है वह रोने लगती है। अर्चना कहती है कि मैं अब ऐसे नहीं जी पाऊंगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत है, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अरविंद कहता है कि नहीं देखो, मैं अब तुमको अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मेरे गांव वाले भी जान चुके हैं कि तुम किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई हो और अगर ये बात मेरे माता पिता सुनेंगे तो वो भी मुझे घर से निकाल देंगे। इतना बात जैसे ही उसका दोस्त सुनता है तो वो बहुत ही चालाकी भरी जवाब देता है, अरविंद से कहता है कि देखो यार,
अगर सुबह का भोला शाम को घर वापस चला आए तो वह भोला नहीं होता। और भाभी जी ने गलती की है, लेकिन शायद अब वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, तो उनको एक मौका तो मिलना ही चाहिए। जब अपने दोस्त का इतना बात सुनता है तो अरविंद जब अपने माता पिता के पास फोन लगाता है और कहने लगता है कि देखिए पिताजी, अर्चना मिल गई है, अब वह हमारे साथ आना चाहती है और अपनी गलतियों को वह मान रही है और शायद वह अपनी गलतियों को सुधारना चाह रही है। उसके पिताजी बहुत सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर वह अपनी गलतियों को मान चुकी है, अगर हमारे साथ आराम से रहे तो कोई बात नहीं, तुम उसको अपना सकते हो। और तो और मैं गांव वालों से भी, आसपास के लोगों से भी कह दूंगा कि मेरी बहू कहीं गई नहीं थी, बल्कि वह बेटे के साथ शहर में चली गई थी, हमारा इज्जत भी बच जाएगा। दोस्तों, इसके बाद सुबह ही जो अरविंद होता है, सुबह की गाड़ी से अर्चना को लेकर गांव वापस आ जाता है। गांव में आने के बाद अर्चना भी अपने सास ससुर को देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं अब शहर में कभी नहीं जाऊंगी, इसी गांव में रहूंगी और अपने सास ससुर का ख्याल रखूंगी, उनको बनाऊंगी, खिलाऊंगी और मैं अपना जीवन अब यहीं पर बिता दूंगी। दोस्तों, फिर सब लोग एक हो जाते हैं और एक कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। तो इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं फिर अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।